Hello guys, my name is Amit Pandya, Mathematics faculty for JEE Mains Advanced, and you are watching Maths Clip. So today's lecture, I am going to discuss about position of point with respect to hyperbola, or we can say power of point. ये टॉपिक है बिल्कुल सिमिलर है, आप पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब इसको आप देखते हैं तो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर है. ठीक है, जैसे आप सर्कल में भी देख सकते हैं, सर्कल में भी जो कंडीशन आया है वही पैराबोला के लिए है, वही इलिप्स के लिए आया है, वही सेम हाइपरबोला के लिए आएगा. फिर भी मैं इसको डिराइव कर देता हूं. आप देखेंगे बहुत छोटा सा डेरिवेशन है और शायद ये लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो आपको याद हो जाए. तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी ही याद हो जाएगा. ठीक है, तो वी है लेट, अब मान लेते हैं जो हमारे पास हाइपरबोला है उसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा. दिस इज आवर हाइपरबोला. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूं x1 y1. लेट p x1 एंड y1 एक पॉइंट है जो हाइपरबोला से बाहर है. सपोज मैंने यहां पे ले लिया. ठीक है, x0 y0 चलेगा. चलेगा. अब आप ध्यान से देखो, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये इसका सेंटर है 0,0. यदि मैं यहां से, मैं इसके बिल्कुल ऊपर लिया था, ये डिस्टेंस देखो तो आप बोल सकते हो दिस विल बी p के अकॉर्डिंग दिस विल बी x1, और इसको मैं q बोल देता हूं, q के अकॉर्डिंग दिस इज x0. इट मींस x1 इज इक्वल टू x0. राइट है, तो मैं यहां पे भी x1 लिख सकता था. फिलहाल कोई बात नहीं है, बट एक बात और तय है कि दिस डिस्टेंस विल बी y1 मींस, और मैं यहां पे एक बना दूं, और दिस विल बी y0. ठीक है, मैं यहाँ पे इसका यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर का n दे दो, तो np और nq की बात कर रहा हूँ, np और nq की बात कर रहा हूँ. तो बहुत क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे विजिबल है हमें कि np इज लेस देन nq. ठीक है, कैसे, लेंथ वाइज. तो मैंने लेंथ वाइज ले लिया और मॉड लगा दिया. राइट है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, np विल बी y1 मॉड ऑफ y1 लेस देन मॉड ऑफ y0. राइट है. अब देखो, पहली बात, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करूं, इस x0 को मैं x1 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है. या रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, बाद में लिख दूंगा. मैंने बोला कि पॉइंट P लाइज ऑन हाइपरबोला. पॉइंट P लाइज ऑन हाइपरबोला. इट मींस पॉइंट P सेटिस्फाई करेगा हाइपरबोला को, और सेटिस्फाई करेगा तो कैसे करेगा, इसको हम पॉइंट P को पुट कर देते हैं यहाँ पे. तो पॉइंट P आएगा तो क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, y1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्योंकि यही हमारा कंडीशन है कि ये पॉइंट बाहर पड़ा हुआ है. यही पॉइंट इसके ऊपर आ जाता तो क्या हो जाता, y1 इज इक्वल टू y0. अंदर आ जाता तो y1 लेस देन y0, सॉरी ग्रेटर देन y0, जो भी है. अब देखिए y1 हमें चाहिए, तो मैं इसको उधर भेजता हूँ, इसको माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 को इधर भेज दिया तो दिस विल बी x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1. राइट है. अब मुझे y1 चाहिए तो मैंने b स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो दिस विल बी y1 स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1. तो मैं क्या करता हूँ ना, डायरेक्टली यहां से इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं. क्योंकि मॉड में क्वांटिटी लिखी हुई है तो दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो हम स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो दिस विल बी y1 स्क्वायर लेस देन y0 स्क्वायर. राइट है. अब मैं y1 की जगह क्या लिख, इस y1 की जगह मैं यहाँ से y1 की वैल्यू उठा के रख देता हूँ. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, और दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. राइट है. अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 1 में वैल्यू रखूंगा. राइट है. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह ये रख दिया, तो दिस विल बी, ध्यान से देखना, b स्क्वायर इंटू दिस, b स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 लेस देन y0 स्क्वायर. ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ, b स्क्वायर को इसके नीचे भेज देता हूँ, तो दिस विल बी x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 लेस देन दिस विल बी y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. इसको भी इधर लाया तो दिस विल बी x1. अच्छा एक बात बताओ, x1 इज इक्वल टू x0 मैं रख दूं, क्यों, क्योंकि ये y0 के फॉर्म में, तो यहाँ भी x0 लिख सकता हूँ मैं. तो x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0. अब आप एक बात ध्यान से देखो,
ये तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है जैसे मैंने इस इक्वेशन में, मतलब इलिप्स के इक्वेशन में एक्स नॉट वाई नॉट पुट कर दिया। देखो तो, इस वन को इधर लेके आ जाओ और एक्स नॉट वाई नॉट पुट कर दो, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एस वन। मतलब हमने एस में क्या किया, एक्स नॉट वाई नॉट पुट कर दिया, एंड दैट इज सिमिलर टू एस वन। तो एस वन लेस देन जीरो। इट मीन्स हमारे पास कंडीशन आ गई, केस नंबर वन, इफ एस वन लेस देन जीरो, पॉइंट लाइज आउटसाइड, राइट है। केस नंबर टू, इफ एस वन इक्वल टू जीरो। अब सिमिलरली मैं केस सारे बना लेता हूं। अब मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 3 चैप्टर्स में ये कवर हुआ है। पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोला, ठीक है। और केस नंबर थ्री, इफ एस वन ग्रेटर देन जीरो, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लाइज इनसाइड, इनसाइड द हाइपरबोला, आउटसाइड द हाइपरबोला, ठीक है ना। ये बात समझ ले। अब यहाँ पे हाइपरबोला नहीं लिखा हुआ है। इनसाइड का मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसे बनता रहेगा, इसी के अंदर में होगा जैसे पैराबोला में हुआ करता था। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो हमारे पास कहीं ना कहीं यही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये रिपीट हुए हैं। आप जाके आप, यदि आपको लेक्चर्स पता होंगे तो डायरेक्टली आपको वहां पे भी बताया गया कि याद कर लो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ इस पे, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये क्या होता है कि टेंजेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप पॉइंट को पता करोगे ना कि कहाँ है। यदि पॉइंट बाहर होगा तभी तो टेंजेंट आप खींच पाओगे, इसलिए जरूरी हो जाता है। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट 1 1। एक पॉइंट पी हमें दे दिया है, दिस विल बी 1, 1। फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट 1 1 विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है। मैं लिख रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, 16y² माइनस 9x², 16y² माइनस 9x² प्लस 27x माइनस 96y प्लस 27x माइनस 96y एंड माइनस 144, सॉरी प्लस 144 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन है और पूछा है इस पॉइंट का पोजीशन बताओ। पोजीशन में सेंस, या तो ये पॉइंट क्या होगा, हाइपरबोला के अंदर होगा, नहीं तो बाहर होगा, नहीं तो हाइपरबोला के ऊपर होगा। तो चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, कंडीशन हमारे सामने रखी हुई है। तो मैं चेक करता हूं इसको कैसे, S1 निकालेंगे, सीधी सी बात है। तो सोल्यूशन करते हैं इसका, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। इस टाइप के कई क्वेश्चन हुए हैं। S1, मैं सोल्यूशन में S1 निकालता हूं। S1 मीन्स इसके अंदर मैं पॉइंट को रख देता हूं। तो y की जगह 1 रखना है तो दिस विल बी 16 माइनस, x की जगह भी 1 रखना है तो 16 माइनस 9 प्लस 27 माइनस 96 प्लस 144। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, बस ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसमें आपको वैल्यूएशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखो, दिस विल बी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है और ये अकेला इतना बड़ा पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं ये टोटल S1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और S1 ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट लाइज आउटसाइड। हैन P11 लाइज आउटसाइड, बात खत्म। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अब इतना छोटा आंसर तो आने से रहा, सॉरी इतना छोटा क्वेश्चन तो आने से रहा। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये क्वेश्चन आता नहीं है, तो ये बात आप दिमाग में रखें, ठीक है ना। ये नहीं बहुत खुश हो जाए कि हमने क्वेश्चन कर लिया, कुछ नहीं है ये, राइट है ना। आप इसको नोट डाउन करेंगे और मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं। नेक्स्ट विल बी और पैरामेट्रिक पॉइंट एंड ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, AUXILLARY, ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल, राइट है। तो देखो क्या है, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट यही से स्टार्ट होता है हाइपरबोला का। इवन तो आपको इलिप्स में मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ जो इलिप्स की थी वो यही से स्टार्ट होती है। इससे मतलब बहुत बेसिक्स के नोमेनक्लेचर पे ही क्वेश्चंस बने रहते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम कैसे लेंगे पॉइंट, ठीक है। तो अपने पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, ठीक है। मैं बोल दिया कि हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, मान लिया x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 है, पहले से पता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। मैंने इसका डायग्राम एक बना दिया,
ठीक है, दिस इज और रिक्वायर्ड डायग्राम, ये हो गया सेंटर। ठीक है, ये पॉइंट हो जाता है a,0, सबको पता है, इधर होगा फोकस, इधर होगा दूसरा फोकस, और दिस विल बी -a,0। अब देखो इसमें सबसे पहले ऑक्सिलरी सर्कल समझ लो। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, जैसे इलिप्स में होता था, ठीक है ना, इलिप्स में तो ये मेजर एक्सिस होता था, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाता है, एंड दिस विल बी कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है ना। तो जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है, एक ऐसा सर्कल जिसके लिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस किसका काम करे, डायमीटर का काम करे, और सर्कल का सेंटर और हाइपरबोला का सेंटर सेम हो जाए, तो वो सर्कल क्या होता है, ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन आप जाकर वहां से देख सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा उसको डिक्टेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से, एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, कि ये सर्कल बन गया। ठीक है, थोड़ा सा सर्कल जैसा तो नहीं है वैसे, बट आप इसको कंसीडर करें कि दिस विल बी अ सर्कल। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं देखो यहाँ से अब मैं पैरामेट्रिक पॉइंट की तरफ मूव कर रहा हूँ। मैंने ये सर्कल बना लिया, दिस विल ऑक्सिलरी सर्कल। आप बता सकते हैं इसका सेंटर 0 0 और रेडियस कितना है, रेडियस a है, तो इसका मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, x² + y² = a²। ये क्या है हमारा ऑक्सिलरी सर्कल, AUXILLARY, ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल पे मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ। सपोज ये रहा हमारा पॉइंट P, और ये एंगल सपोज थीटा मान लिया। ठीक है, तो थीटा मान लिया, तो ये पॉइंट लिख सकता हूँ मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। दिस विल बी, चूंकि रेडियस इसका क्या है, a है, तो दिस विल बी a cos थीटा, a sin थीटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल पहले से ही आपको बता रहा हूँ, देखो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है ना, ये बिल्कुल एक हिरार्की में है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पॉइंट क्या होता है, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन सर्कल, और फिर उसके बाद थोड़ा सा पैराबोला का जो होता है केस थोड़ा सा हट जाता है, नहीं तो फिर इलिप्स और हाइपरबोला ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो यदि आपको सर्कल में दिक्कत है, स्ट्रेट लाइन में दिक्कत है, तो फिर तो भाई बहुत टफ है ये काम। ठीक है, लेकिन कोई कोई नहीं, आप ध्यान से देखिए, समझ में तो कुछ आएगा ना। तो देखो क्या हुआ है, तो ये मैंने ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट खींच देता हूँ। ठीक है, अब इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन में लिखूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। किस पे, सर्कल पे कहाँ पे, a cos थीटा sin थीटा पे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, चाहो तो ना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं डायरेक्टली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस विल बी q। छोड़ो, आप टेंजेंट का इक्वेशन छोड़ो, नहीं तो उसे डायरेक्टली आता है, एक तरीका वो है। अब देखो, ठीक है, हमने ये पॉइंट ले लिया। अब क्या करते हैं, ये 90 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज ये टेंजेंट है, और टेंजेंट हमेशा क्या होता है, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। 90 होगा, और दिस विल बी ए, ये भी पता है। तो क्या आप ये देख रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ओ है, ओ पी क्यू। अब मैंने बोला इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ठीक है, मैं बना देता हूँ ओपीक्यू। देखो, जब भी आपको ट्रायंगल में कभी दिक्कत हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रायंगल बनाए। राइट एंगल कहाँ है जी, पी पे, हमारा एंगल क्या है, ओ पे, तो मैं यहाँ ओ बना लेता हूँ, दिस विल बी थीटा और दिस इज क्यू। हमारा टारगेट क्या है निकालना, मैं चाहता हूँ कि ओ क्यू निकल जाए, ओ क्यू निकालना है हमें, मतलब ओ क्यू निकालना, इट मीन हाइपोटेनस निकालना है हमें। ठीक है ना, हमारे पास गिवन क्या है, मतलब हमारे पास है क्या, देखो ओ पी पता है हमें, ओ पी पता है, ये क्या है, ए है। इट मीन कौन सा हम रेशियो यूज करें, जहां पे ये बेस यूज हो जाए और हाइपोटेनस यूज हो जाए, कॉस। तो मैंने क्या बोला, कॉस थीटा, दिस विल बी बाई एच, मतलब ए अपॉन ओ क्यू, ए अपॉन ओ क्यू। तो यहां से ओ क्यू क्या हो जाएगा, ए अपॉन कॉस थीटा, एंड दिस विल बी ए सेक थीटा। इट मीन्स ओ क्यू जो लेंथ है वो हमारे पास आ गया, ओ क्यू लेंथ क्या हो गया, ए सेक थीटा। ये रहा ओ क्यू, देखो यहां से लेके यहां तक, और ये एक्स एक्सिस पे ही हम जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा, क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट 0। इससे क्या फायदा हुआ सर, अरे बिल्कुल बहुत फायदा हुआ, आप ध्यान से देखो इससे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ ऐसे, मैं यहां से एक लाइन ले रहा हूँ, जो लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, पी क्यू हो गया, तो मैं आर बोल देता हूँ। देखो इसी पॉइंट पे पूरा फोकस करना, क्योंकि यही पॉइंट आपको पैरामेट्रिक पॉइंट बताएगा। अब इस पॉइंट के लिए, आर पॉइंट के लिए, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्यू के बराबर ही होगा। देखो ध्यान से इतना, इट मीन्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा, वाई कोऑर्डिनेट अल्फा मान लिया।
ठीक है। अब पॉइंट आर लाइज ऑन हाइपरबोला, मैंने क्या लिखा, पॉइंट आर लाइज ऑन हाइपरबोला, पॉइंट आर लाइज ऑन हाइपरबोला, तो सेटिस्फाई करेगा ना, सेटिस्फाई करेगा तो वहां से हमें अल्फा मिल जाएगा, और जैसे ही अल्फा मिलेगा हमारा आर पॉइंट मिल जाएगा, और यही होगा हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पॉइंट आर लाइज ऑन हाइपरबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन ये रहा, मैं पुट कर रहा हूँ इसको। तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, माइनस बी की जगह, वाई की जगह मैं क्या रख दिया हूँ, अल्फा रख लिया हूँ। आप चाहे वाई लेके कर ले, चाहे बीटा लेके कर ले, कुछ भी लेके कर सकते हो। तो दिस विल बी अल्फा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, मैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को उधर भेज दिया, और इसको क्या किया, 1 को इधर भेज दिया। तो दिस विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको मैं क्या लिखा, tan स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर भी इधर आ गया, ये हो गया अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू आप लिख सकते हैं प्लस माइनस बी tan थीटा। देखो प्लस वाला यहाँ पे आएगा, माइनस वाला कहाँ आएगा, इसको जब नीचे आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो ऊपर जो हमारा पॉइंट आर था, आर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमारे पास, क्या मिल गए, ए सेक थीटा बी tan थीटा, ए सेक थीटा बी tan थीटा, वेयर थीटा इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल, वेयर थीटा इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल। ठीक है ना। तो अब ऐसी इसमें भी गलती ना हो जाए कि आपको कोई पॉइंट दे दिया यहाँ पे ए सेक थीटा और बी tan थीटा, और आप यहाँ से एक लाइन यहाँ पे मिला देंगे और ये थीटा एंगल बोल देंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप ऑक्सिलरी सर्कल के थ्रू ही डिसाइड कर सकते हैं। इलिप्स में भी यही हुआ था। तो बात समझने की कोशिश करें, थीटा क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक एंगल, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ले लेना तो 2 पाई छोड़ देना, 2 पाई ले लेना तो 0 छोड़ देना। क्योंकि थीटा क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से कितना राउंड ले सकता है, पूरा राउंड ले सकता है। तो बात खत्म है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसके लगभग 75% क्वेश्चन हम इस पॉइंट के थ्रू करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आई होप आप इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि समझ लिया सर, जब जरूरत पड़ेगी डिराइव कर लेंगे। अरे भाई टाइम कहाँ रहता है इतना डिराइव करने का, समझ रहे हो ना बात को। तो ये मुद्दा है हमारे पास। तो हमने क्या निकाल दिया इसको, इसके पैरामेट्रिक पॉइंट्स निकाल लिए, ए सेक थीटा बी थीटा बी tan थीटा। तो अब आपसे कोई पूछे कि कोई पॉइंट लेना है मुझे हाइपरबोला पे, तो क्या बोलोगे, ये ले लो ए सेक थीटा बी tan थीटा, वेयर थीटा इज इसेंट्रिक एंगल। एक और पॉइंट लेना है तो एक अल्फा फॉर्म में ले लो, थीटा 1 थीटा 2 जैसे लेना है ले लो। ठीक है ना, आगे सारी चीजें हमें रिपीट होनी है जो इलिप्स में गई है। अभी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आएगा, सब कुछ आएगी, तो हम डील करते रहेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको कैसे कर रहे हैं। तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन करेंगे, मैं इसको मिटा दूं, है ना। तो अभी हमने देख लिया था कि कैसे हम पैरामेट्रिक पॉइंट लेंगे। इट मीन मैं फिर से क्या लिख रहा हूं, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन हाइपरबोला कैसे लेंगे जी, ए सेक थीटा बी tan थीटा, बिल्कुल कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। थीटा क्या होता है, इसेंट्रिक एंगल। आप डायग्राम पीछे में बनाया था, वहां जाकर देख सकते हो। एक चीज शायद वहां पर छूट रहा था, P and Q are called corresponding points. P and Q are called, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हम धीरे धीरे टेंजेंट की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग होगा हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे। आप बोल सकते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंसी। क्या है, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, और वी कैन से अलाइन एंड हाइपरबोला। चाहे तो आप लिख लो अलाइन एंड हाइपरबोला। अब बात बहुत सीधी है कि एक लाइन है और एक हाइपरबोला है, तो लाइन क्या करेगी, या तो उसको कट करेगी, मतलब इंटरसेक्ट करेगी, या तो टच करते हुए पास कर जाएगी, या दोनों में से कुछ नहीं करेगी, नाइदर कट नॉर इंटरसेक्ट। तो कुछ नहीं करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, अलग ही हो गई बिल्कुल आउटसाइड। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो कट कर जाए, जब कट कर जाएगी तो लाइन विल बी कॉर्ड, जब टच कर जाएगी तो लाइन इज टेंजेंट। पूरा डिटेल में इलिप्स में बताया हूँ आपको। तो आपको यदि समझने में दिक्कत है तो इलिप्स देखें, बाकी मैं डेरिवेशन तो यहाँ भी दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमारे पास हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज आवर हाइपरबोला। बना देता हूँ, समझिए आप कैसे क्या है। ठीक है, सेंटर 0 0 कोई दिक्कत नहीं, इसका इक्वेशन हमें पता है। अब मैं क्या बोलता हूँ, एक लाइन है हमारे पास, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब वो लाइन या तो कट करेगी या तो नहीं कट करेगी, मतलब टच करेगी, या तो बाहर से चली जाएगी। अभी पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि इस लाइन को मैं इस हाइपरबोला के साथ सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। क्यों सॉल्व करता हूँ भाई, क्यों सॉल्व करता हूँ कि यदि ये कट कर रही है तो कितने पॉइंट पे कट कर रही है, सब कुछ यहाँ से हम आइडिया लगाएंगे। तो मैंने क्या बोला, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब मैंने बोला कि सॉल्व लाइन विद हाइपरबोला, ठीक है। मैं लाइन को हाइपरबोला के साथ सॉल्व करता हूँ। अब एक बात बताओ आपको, इलिप्स में जब चूंकि इसका डेरिवेशन कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव हो जाता है थोड़ा, तो मैंने आपको वहां पे भी सॉल्व करके बताया था, वहां पे केवल यहाँ पे क्या था, प्लस था। तो आप समझ गए होंगे वहां पे भी कि क्या करना है, ठीक है। तो पूरा वही डेरिवेशन रहेगा, केवल यहाँ प्लस चलता रहेगा। मतलब मैं एक स्टेप लिखूंगा और सीधे फाइनल आंसर के मैं आ जाऊंगा। यदि मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ तो क्या होगा, y की जगह मैं एम एक्स प्लस सी रख देता हूँ। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अभी ये क्या होता है, वही x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। मतलब बाई द वे समझ लो आप, यहाँ पे भी एक लाइन है, यदि वो दो जगह कट कर जाए, किसी हाइपरबोला को दो जगह कट कर जाए तो 2x मिलेंगे, 2x मिलेंगे। क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आते हैं। अच्छा, यदि टेंजेंट होने के लिए उसी लाइन को क्या होना चाहिए कि बस एक जगह टच करते हुए चला जाए, मतलब दोनों रूट्स क्या हो जाए, एक पॉइंट पे आ जाए, मतलब दोनों रूट्स सेम हो जाए। सेम हो जाए इट मीन d0 हो जाए। सेम कंडीशन आपकी इलिप्स की है, आप वहां पे जाके इलिप्स की वीडियो में देखेंगे कि कैसे मैंने उसको समझाया है। तो अब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जब d इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। एंड दैट कंडीशन विल बी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, कंडीशन फॉर टेंजेंसी एंड दैट कंडीशन विल बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पिछले इलिप्स में प्लस था, यहाँ माइनस है, बस इतना ही फर्क है। तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सी की वैल्यू भी बोल सकते हैं, दिस विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो हेंस यहाँ से एक बात पता चली हमें, क्या, हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिख सकते हैं। हेंस टेंजेंट क्या हो जाएगी जी, हमने इसी को तो माना था टेंजेंट, y इक्वल टू एमएक्स प्लस सी को, और c की वैल्यू क्या आ गई, ऐसी आ गई कुछ। तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एमएक्स प्लस माइनस सी की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। राइट है, राइट है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना बहुत इजी है। यदि आपको इलिप्स पता है तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। और ये टेंजेंट का एक फॉर्म है, ये टेंजेंट का एक फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, समझे क्या। तो एक पहला हमारा फॉर्म टेंजेंट का इसी के साथ हो चुका है, ठीक है। अब ये सब बहुत, अब इसका कैलकुलेशन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ आप इलिप्स में जाके देख लेंगे। तो पहला फॉर्म हम कर चुके हैं, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। दूसरे फॉर्म की बात कर लेते हैं। दूसरा फॉर्म क्या है, पॉइंट फॉर्म ले लेते हैं। सेकंड वन इज पॉइंट फॉर्म, ठीक है। पॉइंट फॉर्म मतलब कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, x1 y1 ले लेते हैं। पॉइंट फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट फॉर्म x1 y1 पे बात कर रहा है। तो उस केस में क्या हो जाता है, t इक्वल टू 0, ये बात पहले से आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इलिप्स में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। t मतलब एक्स स्क्वायर की जगह x x1, तो दिस विल बी x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या हो गया हमारा, ये भी अपने आप में एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही है भाई, बट इन स्लोप सॉरी पॉइंट फॉर्म। स्लोप फॉर्म में तो ये रहा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड थर्ड विल बी अब पॉइंट हो गया, स्लोप हो गया, क्या बचा था, अभी से जस्ट पहले किए थे पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म बचा हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको पता है पॉइंट यदि मैं p बोलूं तो क्या हो जाता है, a sec थीटा b tan थीटा हो जाता है ना। इट मींस x1 y1 जो हमने पॉइंट लिया था उसकी जगह अभी क्या लेना है, a sec थीटा b tan थीटा लेना है। तो बहुत बड़ी बात तो नहीं है, रख दो x1 y1 की जगह। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी t इक्वल टू 0 ही कंसेप्ट लगेगा। तो क्या हो जाएगा, x इंटू a sec थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस y इंटू b tan थीटा
अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक ए से एक ए कैंसिल, बी से एक बी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इक्वल टू 1। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे जी। क्यों यूज करेंगे सबसे ज्यादा? क्योंकि ये पॉइंट सबसे ज्यादा यूज करेंगे, और पॉइंट सबसे ज्यादा यूज करेंगे तो ये कंडीशन हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होगी। तो ये सेकंड फॉर्म हो जाता है इसका, और दिस विल बी थर्ड फॉर्म। अब कुछ चौथा फॉर्म हमने ये नहीं कि फॉर्म ही फॉर्म चल रहा है, ये तीन फॉर्म वहां भी थे, आपके लिप्स में भी थे, और बिल्कुल एज इट इज थे। वहां क्या था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, और इसमें सेक थीटा और टेन थीटा की जगह क्या था, याद है कुछ कॉस थीटा साइन थीटा था, और यहाँ प्लस था। ठीक है, बस वो पॉइंट के वेरिएशन से, बाकी कुछ तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो एक बार आप इसको देखें, समझे, कैलकुलेशन समझे कैसे है, आप खुद से एक बार करके देखो। क्या करना है आपको, इसके बाद डी इक्वल टू 0 लगाना है, यहाँ पे डी इक्वल टू 0, तो आपको कंडीशन फॉर टेंजेंसी मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, और जो नहीं, जिसको समझ में आ रहा है, लिप्स का लेक्चर देखा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे और मैं इसको मिटा रहा हूँ। है ना? तो अब हमारी बारी है क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36। हाइपरबोला हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36, है ना? विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स माइनस वाई प्लस 4। हमारा जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमारे पास। हाइपरबोला तो जैसा है वैसा तो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपरबोला को चाहे तो आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं, जरूरत ना पड़े तो ना भी बनाए। एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 चलेगा। ठीक है, क्या है, हमारी हमारी जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो स्लोप में ही कहीं तो लोचा होगा उसके। तो मैंने क्या किया, इसका स्लोप निकाल दिया। इसका स्लोप कितना है जी, स्लोप कितना है, 1 है। देखो तो ध्यान से, -1 अपॉन -1। इट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, और माइनस का तो -1। तो हमारे पास अब देखो टेंजेंट की स्लोप गिवन है, टेंजेंट का स्लोप गिवन है, तो कहीं ना कहीं हम स्लोप फॉर्म भी लगाएंगे। तो मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन रहता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बहुत लोग सोचेंगे सर इसमें क्या करेंगे, अरे बिल्कुल सीधा है ना भाई, आपको स्लोप गिवन है, कैसे, हाँ तो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन गिवन है, तो स्लोप ऑफ, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। y तो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, तो y m कितना है -1, तो -x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 36 एम स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -9। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -x प्लस माइनस 36 माइनस 9 27, तो अंडर रूट 27। अब ये जरूरी नहीं इसको सॉल्व करना, बस हो गया आंसर। थोड़ा स्मूथ होता तो सॉल्व भी करते, दो आंसर है, एक बार प्लस लेंगे तो और एक बार माइनस लेंगे, तो ये नहीं √27 की वैल्यू निकाले पड़े हो आप पॉइंट के फॉर्म में, कोई मतलब ही नहीं आएगा उसका। तो यदि मैं लिखूं एक T1 कोई भी एक, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -x प्लस √27, और T2 में लिखने की कोशिश करूं तो दिस विल बी y इक्वल टू -x माइनस √27। क्या दिक्कत है, अब ये √27 नहीं सॉल्व करें आप। ठीक है, आप बच्चे नहीं है कि आपको हर चीज बताई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं लगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, आप स्टेटमेंट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 2,8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 2,8। ठीक है, हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है कि यहां से पास करनी चाहिए टेंजेंट। ठीक है, टू द हाइपरबोला 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। हाइपरबोला हमारे पास दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, आपको जरूरत लगती है, मैं फिर बोल रहा हूं, तो आप इसका यूज करें, जरूरत लग रही है तो करें, कोई बात नहीं, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, जहां जरूरत लगेगी वहां करेंगे। ठीक है, ध्यान से हम थोड़ा सा इसको कवर कर देते हैं, है ना? तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एस को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेता हूँ। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। इस 5 को नीचे ला रहे हैं, कुछ और इससे ज्यादा कोई यहाँ पे
कांड नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल स्टेबल रहेंगे सर ये कैसे डायरेक्टली आप लिख रहे हो, याद करके आए हो क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ याद वाद नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, बस समझ रहे हैं और यहीं पे कर रहे हैं। अब क्या बोला है कि हमारा टेंजेंट जो होना चाहिए, हमारी टेंजेंट जो होनी चाहिए 2,8 से पास करनी चाहिए। सबसे पहला मुद्दा तो ये था कि 2,8 को चेक करो कि ये पॉइंट बाहर लाई कर रहा है क्या। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बोला है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ तो बाहर ही लाई कर रहा होगा, नहीं बोले तो आपको चेक करना पड़ सकता है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं, वो एक लाइन का फंडा है। तो हमने क्या किया, बोला कि कोई एक लाइन ले लो जो 2,8 से पास करती है, मान लिया इसका स्लोप m है, ठीक है ना। तो मैंने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विथ स्लोप m, m मैं डाल देता हूं, पासेस थ्रू 2,8, ठीक है, पासेस थ्रू 2,8। जेडब्ल्यू में सब लिखने की जरूरत नहीं है, जेडब्ल्यू में आप बहुत सजा सजा के लिख रहे हो, कोई मतलब का नहीं है। तो क्या हो जाता है, y माइनस 8 इक्वल टू m x माइनस 2। एक बार सेटल कर लो पूरा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m प्लस 8। अब यही जो लाइन है ये क्या है, टेंजेंट है किस पे, हाइपरबोला पे, यही लाइन है ना, यही लाइन है ना, तो कर देते हैं ना काम, ठीक है। तो हमने बोला कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगा देते हैं, कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होता है जी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है, देखो ये रहा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इतना सी है, सी स्क्वायर मीन्स माइनस 2m प्लस 8 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है, देखो तो यहाँ पे ए कितना है, कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे क्या है, 1 है, ए स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है। m कितना है जी, m तो m ही है, एम एक्स ही तो आया गया है, तो m की जगह हमने m स्क्वायर रहने दिया, माइनस बी स्क्वायर कितना है, 5 है, चलेगा। ओपन कर दिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस 64 माइनस 32m इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर माइनस 32m और प्लस 69 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से m की दो वैल्यू आएगी, आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे भी सॉल्व करना हो, m की दो वैल्यू आएगी, यहाँ से m1 m2। अब मैं फिर वही बात आपको रिपीट करूंगा कि इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन इलिप्स में भी हुए हैं, तो मैं अब इसको आंसर सॉल्व करके आपको नहीं देने वाला। यहाँ से क्वाड्रेटिक है, आप सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक का m1 m2 आएगा, उठा के रख दो, इसमें कितनी कितनी टेंजेंट्स मिलेगी, 2 टेंजेंट्स मिलेगी, मिलेगी कि नहीं, मिलेगी ना। मैं m की वैल्यू लिख देता हूँ 3 and 23/3। यहाँ से m की वैल्यू क्या क्या आएगी, 3 and 23/3। अब एक बार 3 रखोगे तो एक लाइन मिलेगी, एक बार 23/3 रखोगे तो एक लाइन मिलेगी, वैसे भी दिख रहा है ना, 69 और 3 के फैक्टर्स, तो 23 और समथिंग जो भी बनना है आप देखते रहो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, 2 टेंजेंट बनेगी वैसे भी। अच्छा, यदि इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करूं, इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करके और मैं बोलूं कि यदि पॉइंट में रिप्लेस कर दूं, इस पॉइंट को मैं सपोज एक दूसरा पी डैश ले लूं 1,√5, तो क्या कुछ हो सकता है क्या, चेक करते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है, पॉइंट बाहर है, आप चेक करके देखें। तो 1,√5 ले लिया पॉइंट, तो ये लाइन का इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है लाइन का इक्वेशन। तो मैंने बोला कि नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन बिल्कुल एज इट इज, जहां जहां 2,8 आया वहां वहां 1/√5 पुट करते जाए, तो क्या हो जाएगा, मैं तो डायरेक्टली पुट कर देता यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक स्टेप ले लेते हैं। y माइनस √5 इक्वल टू mx माइनस 1, दिस विल बी y इक्वल टू mx माइनस m प्लस √5, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ भी वही हो गया, एक कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगाते हैं, हमने बोला कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी किसके लिए, इस लाइन क्या, इस हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में, मतलब ये लाइन हाइपरबोला पे टेंजेंट हो जाए। मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, मैंने बोला कि यदि पॉइंट 1,√5 होता तो देखो क्या होता है, कुछ नहीं होगा, कुछ खास नहीं होगा, बट देखो कुछ तो भी होगा अलग, नहीं तो एक क्वेश्चन 2 बार कराने का कोई मतलब नहीं है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए तो 1 है, एम स्क्वायर एम तो m है, एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2√5m इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 5, दिस विल बी कैंसल्ड आउट। देखो मुद्दा यही पे आ गया, कैसे, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2√5m इक्वल टू 10, तो m की एक ही वैल्यू आएगी ना, 10/2√5 एंड दैट विल बी √5,
तो दूसरी वैल्यू कहाँ गई, क्योंकि स्क्वायर तो कट गया ना। इट मीन्स वो कटने का रीजन था वन टेंजेंट वन ऑफ द टेंजेंट समझना क्या है, इज वर्टिकल जिसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है ना, वर्टिकल मतलब ऐसी वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है ना, वर्टिकल मतलब इस पॉइंट पे वर्टिकल होगी, मतलब एक तो m इसमें पुट करोगे तो मिल जाएगा, और दूसरी क्या हो जाएगी t1 क्या हो जाएगा, ये उसमें पुट करो, और t2 क्या हो जाएगा, t2 का जाएगा वर्टिकल, इस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन का इक्वेशन। अरे वर्टिकल लाइन का इक्वेशन x=1। वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़े होंगे, ये दोनों कटने का मतलब a0 हो गया, a0 हो गया तो एक रूट अनडिफाइंड हो जाता है, तो वही तो हुआ है, एक रूट अनडिफाइंड हो गया। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, यदि ऐसा कभी भी आप इसको दिमाग में रखें, कभी भी आपको जो इसका हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर कट जाता है तो आप समझे कि कुछ ना कुछ तो कांड हुआ है, और m के टर्म में कटता है तो पक्का वहां पे स्लोप अनडिफाइंड हो रहा होगा, मतलब लाइन वर्टिकल आ रही होगी हमेशा, किसी भी चैप्टर में यदि है आपको। ठीक है, यूजुअली ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही आएगा, किसी चैप्टर में क्या मतलब अब ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी नहीं समझने वाला है, समझ रहे होंगे आप। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपको, जब भी क्वेश्चन करना हो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आप स्टार्ट कर दे करना। मोड आपका बिल्कुल लर्निंग मोड होना चाहिए, बकवास करने के लिए आप ना बैठे। क्वेश्चन लिखते ही आप स्टार्ट करें खुद से, करने के बाद आप एक बार मिला लें, यदि आंसर सेम आता है या कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मोटिव है पढ़ाने का। ऐसा ये नहीं है ना कि इतना अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, हर एक पॉइंट कवर कर रहे हैं, आप इतना अच्छे से कलरफुल छाप लो और फिर कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, 0% आपका फायदा होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आपका 100% हो। 100% फायदा तब होगा जब जैसा बताया जा रहा है वैसा करोगे, और आई होप आप करोगे। ठीक है, तो आप इसको लिखें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें आप। क्वेश्चन नंबर 3, write the equation of tangent which is √7 unit away from center of hyperbola. Write the equation of tangent which is √7 unit away from center of hyperbola, x square by 16 minus y square by 9 equal to 1। ठीक है, कितना √7 यूनिट है सेंटर ऑफ हाइपरबोला से। अच्छा, इस हाइपरबोला का सेंटर क्या है, 0 0। इट मीन्स क्या है, यदि मैं ध्यान से आपको बताऊं तो जो लाइन है वो क्या है, 0 0 से √7 यूनिट डिस्टेंस पे है। मान लिया ये लाइन रही हमारी, कितना डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस कितना है, √7। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मुद्दा ये भी हो सकता है, किसी ने बोला कि सर लाइन उधर हो ना हो के इधर हो जाए, तो इधर हो जाए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक सब कुछ कवर हो जाएगा, आप टेंशन न लें इस बात का। ठीक है, ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा वो। ठीक है, कोई बोले कि इधर हो जाए तो सर बिल्कुल चलेगा ना, यहाँ भी √7 हो सकता है और यहाँ भी √7 हो सकता है। तो अब देखो ध्यान से कि अपने आंसर क्या होते हैं, चार आंसर आते हैं, ये अभी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं इसमें। ठीक है ना, मैं इसको कंसिडर कर लूँ अल्फा, तो आपको पता होगा नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लाइन में पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन सबसे पहले लिखो तो इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू √7। याद होना चाहिए, नहीं याद है तो जाके फटाफट देखें आप सर्कल इसमें स्ट्रेट लाइन में कि क्या है ये। ठीक है, तो मैं इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बनाता हूँ, तो मैं उसको उधर भेजा, तो y sin अल्फा इक्वल टू √7, सॉरी x माइनस, पहले लिख देता हूँ, -x cos अल्फा प्लस √7। मैं साइन अल्फा को नीचे भेज दिया, तो y इक्वल टू -x cos अल्फा अपन साइन अल्फा cot अल्फा और प्लस √7 क्या हो जाएगा, cosec अल्फा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। सेम लाइन है, इक्वेशन नंबर 1 भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया ना। अब ये लाइन क्या है, टेंजेंट है। फिर वही क्वेश्चन जैसे पिछला क्वेश्चन था, अरे लाइन टेंजेंट है तो क्या होगा, कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगा दो। हमने बोला कि इक्वेशन 2 या लाइन इज टेंजेंट टू हाइपरबोला, इट मींस कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, तो दिस विल बी सी स्क्वायर। सी क्या है जी, यहाँ पे ये देखो, अब मैं अब क्या फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, कंडीशंस नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली सी क्या है, √7
तो मैंने बोला √7 cosec अल्फा होल स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए कितना है 16, एम स्क्वायर, एम देखो एम एक्स माइनस कॉट अल्फा, इसको कंपेयर करें वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी के फॉर्म में, माइनस कॉट अल्फा स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। एंड उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 9। इसी को तो सॉल्व करना है, तो कर देते हैं एक बार। √7 का 7 हो जाएगा और सबको या तो कॉट में बना लो या कॉसेक में बना लो या साइन कॉस में बना लो, ठीक है, जैसे बनाना है आप बना लो। तो आप बोलो तो मैं इसको साइन कॉस में बना लेता हूँ, साइन कॉस में बनाओगे तो कहीं थोड़ा सा आपको इजी होगा, नहीं तो ये डायरेक्टली वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, आपको दिक्कत हो साइन कॉस में कर लेना। तो दिस विल बी 7 कॉसेक को, चलो एक बार लिख देता हूँ, 7 कॉसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 16 कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 9। पता है ना कॉसेक और कॉट में एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, क्या होती है आइडेंटिटी? अब उतनी बेसिक आइडेंटिटी ये 9th में भी आपको पढ़ाई की होगी और याद नहीं होगी तो बहुत ही मतलब छीछा लेदर हो गया, समझ लो। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो मैं इसको या तो कॉट की फॉर्म में लिख दूं या इसको कॉसेक की फॉर्म में लिख देता हूँ, जैसा लिखना लिख लो, मैं कॉट के फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको 7। आपको पता है ना कॉसेक माइनस कॉट इक्वल टू 1, कॉसेक को 1 प्लस कॉट लिख सकता हूँ ना, 7 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू दिस विल बी 16 कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 9, ठीक है, बस हो तो गया, ये 7 रहा, 7 को उधर भेजेंगे अभी, तो -9 -7 -16 एंड दिस विल बी 7 कॉट स्क्वायर और माइनस 16, देखो ध्यान से, तो 7 - 16 कैलकुलेशन देख लेना आप, -9 कॉट स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस कैंसिल, तो कॉट स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा जी 16/9, तो कॉट अल्फा कितना हो जाएगा जी ±4/3, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉट अल्फा की वैल्यू निकाल पाए, कॉट अल्फा की वैल्यू निकाल पाए तो कॉसेक अल्फा की भी वैल्यू निकालेंगे, या यहां से आप देखो क्या करोगे, सीधी बात है, हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन है या ये इक्वेशन है, आप यही समझ लो यही है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें साइन अल्फा कॉस अल्फा चाहिए थी, ये नहीं कि मोटा का सीधा सीधा रख दो यहाँ पे, ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा निकालना पड़ेगा। बहुत लोग इसको क्या करेंगे कॉस अपॉन साइन करके कॉस को 4 दे देंगे, साइन को 3 दे देंगे, अरे भाई गड़बड़ हो जाएगा। एक केस क्या लेंगे, केस 1 जब कॉट अल्फा क्या हो जाए 4/3 हो जाए, ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो केस 2 आपको खुद से करना है, थीटा सॉरी अल्फा, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट अल्फा क्या होगा b/c, b/p, b मतलब 4 और 3, तो दिस विल बी 5 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस हिसाब से साइन अल्फा क्या आएगा, साइन अल्फा क्या आएगा p/h, p 3/5 और कॉस अल्फा क्या आएगा b/h 4/5। बट एक बात ध्यान से सुनो, कॉट अल्फा पॉजिटिव है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है कॉट अल्फा पॉजिटिव, फर्स्ट में तो होता ही है, और कहाँ होगा, और कहाँ होगा, थर्ड में भी होगा, थर्ड में भी होगा, बट थर्ड में क्या होगा साइन निगेटिव और कॉस निगेटिव, ये क्या हो जाएगा -3/5 भी आएगा और -4/5 भी आएगा, ठीक है। दूसरा आप निगेटिव लेके चलेंगे तो भी ऐसे केस बनेंगे, 4 केसेस बनेंगे साइन और कॉस के, 4 केसेस बनेंगे, चारों उठा के आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना, 4 लाइन आएंगी, देखो इसमें से 2 केस बने, अगले में 2 केस बनेंगे, कितने हो गए 4 केस हो गए ना, मतलब एक, अच्छा इससे ही 4 बना सकते हैं भाई, ये 2-2 के पेयर, आखिर में वहां भी यही रिपीट होंगे, ये 2-2 के पेयर हैं, एक बार दोनों पॉजिटिव, एक बार दोनों निगेटिव, एक बार पॉजिटिव निगेटिव, एक बार निगेटिव पॉजिटिव, हो गया काम। आप माइनस भी लेके करते तो माइनस लेके क्या बोलते कि या तो ये सेकंड में होगा नहीं तो फोर्थ में होगा, सेकंड में होगा तो ये पॉजिटिव साइन, फोर्थ में होगा तो ये पॉजिटिव, बात सेम आती, ठीक है। तो आप एक बार क्या करेंगे, एक बार साइन अल्फा 3 दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव रख देंगे, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन 1 से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं इसी साथ। क्वेश्चन नंबर 4 आप लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉमन टेंजेंट टू y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, फाइंड द कॉमन टेंजेंट टू y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 3, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 3। हमें कॉमन टेंजेंट चाहिए, है ना, कॉमन टेंजेंट चाहिए, तो कोई बात नहीं बना देते हैं कॉमन टेंजेंट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये तो ये दिख रहा है ना आपको पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये नहीं भूल गया पैराबोला खत्म, पैराबोला ही भूल गया, हो गया फिर बंटल हाथ,
ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन इसका लिख रहा हूँ, देखो क्या है। पैराबोला में क्या मिलेगा आपको, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखा हुआ है, कंपेयर करो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को, a की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो 4a इक्वल टू 8, तो a कितना है 2 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला क्या होता है जी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, मतलब 2/m। m क्या है, उस टेंजेंट का स्लोप है, m हमने एक जनरल स्लोप ले लिया, और इत्तेफाक से ये जो टेंजेंट है इसकी भी टेंजेंट है, ये तो बोला है कि कॉमन टेंजेंट चाहिए। ठीक है, कोई बोला कि सर मैं इसको पहले लिख के और उसको बाद में करूँ, तो अरे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले क्या लेना है, मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला इसको इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 जो है इज ऑल्सो टेंजेंट टू हाइपरबोला, टेंजेंट टू हाइपरबोला। कौन सी हाइपरबोला, जो गिवन है, ये रहा ना गिवन, कौन सा हाइपरबोला, लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। इसी हाइपरबोला की बात हो रही है, इसी हाइपरबोला की बात हो रही है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको डायरेक्टली दिखेगा। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन ऐसा ना हो जाए, ये बड़ा आ गया तो इसको ए स्क्वायर ले ले और इसको बी स्क्वायर ले ले, ठीक है ना, दिमाग सही जगह रखोगे तो ये सब समझ में आएगा, इधर उधर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे, फिर वही सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी कितना है जिस लाइन में, 2/m, तो 4/m स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 है, एम स्क्वायर m है, और माइनस बी स्क्वायर कितना है 3 है ना। सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, इसको भेज दिया इधर, तो दिस विल बी m की पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको m की पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब m की 4 वैल्यू आएगी, और 4 वैल्यू आएगी तो 4 टेंजेंट्स बनेगी। देखिए क्या, एक बार 4 ही बनेंगे, आप टेंशन न लें। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, मैं क्या मान लिया कि लेट, या डायरेक्टली आप करने की कोशिश कर, देखो कैसे करते हैं। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, m स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 के 2 फैक्टर घटाने पे 3 आ जाए, 4 माइनस 1 है ना। तो लिख लो इसको m स्क्वायर, ये देखो x की तरह काम कर रहा है, m स्क्वायर। ठीक है, m स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। m स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4 बचेगा, और प्लस 1 लिया तो m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करें आप, तो दिस विल बी m स्क्वायर प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक बार m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, m स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, m स्क्वायर की वैल्यू -1 कैसे हो सकती है यार, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो m स्क्वायर क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-2 हो जाएगी। इट मीन्स बिल्कुल ये गलत बात है कि 4 स्लोप्स बनेंगी। ठीक है, 4 स्लोप्स नहीं बनेंगी। तो कई बार होता है ना कि आपको क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। अभी तो यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन पूछा है ना, m की वैल्यू +2 रखो, m की वैल्यू -2 रखोगे, आंसर मिल जाएगा, रख लोगे आप। एक बार m की वैल्यू +2 रखोगे तो पहला आंसर, और m की वैल्यू -2 रखोगे तो दूसरा आंसर। कई बार पूछेगा नंबर ऑफ टेंजेंट, तो ये नहीं कि यहीं पे जाकर आप बता दो कि हाँ हो गया, कि 4 टेंजेंट मिल जाएगी, तो हो गया ना, कर दो, कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। अच्छे क्वेश्चन से दोनों, बहुत अच्छे तो नहीं थे लेकिन ठीक ठाक थे, और ठीक ठाक क्वेश्चन भी काफी कमाल के होते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखें, मैं मिटा